हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एचआर मैनेजमेंट स्टडी में, जहां हम यूजीसी एनटीए नेट के पेपर कोड नंबर 55 और पेपर कोड नंबर 17 जो कि लेबर लॉ और मैनेजमेंट के होते हैं के सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वन बाय वन क्लियर कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इन्हीं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, बिकॉज कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का मैंने कंप्लीट टॉपिक एक ही वीडियो में कवर किया हुआ है। सो इसमें हमारी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेसेस हैं, इसके रादर की डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है, और सोर्सेस ऑफ मैन पावर सप्लाई है। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस के जितने भी टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं वो हैं, इंटरव्यू कौन कौन से होते हैं वो हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो जो नेट और एनटीए नेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और हर साल इन टॉपिक्स से क्वेश्चन बन ही रहे हैं। सो इसीलिए मैंने जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं उन्हीं को लिया है और उन्हीं को हम कंसाइज वे में बहुत ही कह सकते हैं हमारे जो लाइव जो एग्जाम्पल हैं उन एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए लेते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज़ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। और रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में पहले हम लेते हैं रिक्रूटमेंट। तो फ्रेंड्स, जब ऑर्गेनाइजेशन में ये समझ लिया जाता है या ये जान लिया जाता है कि कितने पर्सनल की नीड्स होती है, जो कि हम एचआर प्लानिंग में पढ़ चुके हैं कि कितने पर्सनल और किस टाइप के पर्सोनल्स की नीड होती है, एंड देन कि उसके बाद मैन पावर प्लानिंग कर ली जाती है। उसके बाद फिर जो जॉब एनालिसिस कर ली जाती है कि किस पर्सनल के मतलब किस किस टाइप के जॉब्स की या किस तरह के पर्सन्स की नीड है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है, ये सब तो हो गया, सब कुछ फाइनलाइज हो गया कि कितने पर्सनल की नीड है, फिर किस टाइप के पर्सनल की नीड है, कि क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए देन उन पर्सनल्स में, और क्या क्या क्वालिफिकेशंस उनकी होनी चाहिए। इस तरह के सब जो एनालाइजिंग हम ये सब कुछ कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या आती है, तो नेक्स्ट प्रोसेस होती है रिक्रूटमेंट, और उसके बाद आता है सिलेक्शन। फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दोनों साथ में नाम लिए जाते हैं। तो ये जो है दोनों इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, एज वेल एज ये जो है वो इंटर रिलेटेड भी है एक दूसरे से, क्योंकि रिक्रूटमेंट के बाद ही सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट की जा सकती है, और अगर सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होना है तो रिक्रूटमेंट होने का कोई सवाल ही नहीं है। सो ये दोनों इंटीग्रेटेड अपने आप में पूरी भी हैं और एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। तो रिक्रूटमेंट में क्या आता है, सिंपल लैंग्वेज में जब हम समझते हैं, पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में सपोज करें कि एक मैनेजर की पोस्ट है, या कह सकते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है। कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है तो क्या होता है कि पहले तो उसकी जो भी कितने कंप्यूटर ऑपरेटर्स चाहिए उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, विच इज़ एचआर प्लानिंग। फिर वो कहाँ से मिलेंगे वो भी एचआर प्लानिंग में आता है। फिर आता है कि इस पोस्ट के लिए किस किस क्वालिफिकेशंस, किस किस स्किल्स चाहिए हैं पर्टिकुलर पर्सन में, जो कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग का काम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कर सकता है। तो इसके लिए एक प्रॉपर से लिस्ट तैयार करना, एक खाका बनाना, एक फ्रेम बनाना, और उन जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनको एनकरेज करना, उनको मोटिवेट करना, उनको अट्रैक्ट करना कि वो अपनी जो कह सकते हैं जो कैंडिडेचर है, जो उम्मीदवारी है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के आगे प्रस्तुत करें। वो एप्लीकेशन देने के लिए, हमारे यहाँ पे जॉब करने के लिए वो एक्साइटेड हो। तो ये जो अट्रैक्शन का काम है, जो मोटिवेटिंग का काम है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रिक्रूटमेंट, कि उसको अट्रैक्ट करना। चलिए, फिर इसके बाद क्या है, तो रिक्रूटमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है कि लोकेशन ऑफ सच पर्सनल, मोटिवेटिंग देम टू ऑफर देयर कैंडिडेचर, एंड सिलेक्शन इन्वॉल्व्स। इसमें सिलेक्शन भी इन्वॉल्व है, लेकिन सिलेक्शन जो है वो नेक्स्ट आगे नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। अभी हम केवल रिक्रूटमेंट पर एम्फेसाइज करते हैं
तो फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे कि कैंडिडेट्स को या पर्सन्स को कैसे पता चलेगा कि हमारे यहाँ पर इस पोस्ट के लिए इस पोस्ट पर वैकेंसी है। तो उस वैकेंसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट टू बेस्ट पोटेंशियल जो पर्सन होता है उसकी नीड होती है। सभी चाहते हैं कि सबसे बेस्ट बंदा जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लें, ताकि हमें बेस्ट उसका पोटेंशियल मिले, तो सबसे बेस्ट आउटपुट हमें मिल सके। इसी को रिक्रूटमेंट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। इस बेस को बना के चलिएगा, क्योंकि आगे यही टर्म्स बार बार रिपीट होंगी। चलिए फ्रेंड्स, तो हम बात कर लेते हैं। डिफरेंट डेफिनेशंस हैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट की। तो हम बात करते हैं फ्लिपो की। एज अकॉर्डिंग टू फ्लिपो, रिक्वायरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग, जो हमने बात की कि उनको अट्रैक्ट करना, उनको मोटिवेट करना, उनको स्टिमुलेट करना एंड एनकरेजिंग दैम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दिस कॉल्ड रिक्रूटमेंट। और भी है फ्रेंड्स, डेली ऑर्डर की भी है और टेलर की भी है फ्रेंड्स। 3 से मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि 3 से 4 से 5 डेफिनेशंस आप पढ़ लिया करें हर टॉपिक पे, क्योंकि डेफिनेशंस से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, आजकल बन रहे हैं। देन फ्रेंड्स, अब हम जब रिक्रूटमेंट आपको समझ में आ गया क्या है, तो अब हम बात करते हैं सिलेक्शन की। सो सिलेक्शन क्या है? तो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग राइट मैन ऑन राइट जॉब। तो सिलेक्शन क्या है कि बहुत सारी तो हमारे पास एप्लीकेशन आ गई। जब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट के लिए, तो हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं। और सपोज करिए कि हमें केवल 2 ही कंप्यूटर ऑपरेटर्स को उस पर अपॉइंट करना है, तो क्या होगा? 100 एप्लीकेशन नहीं, तो 100 को तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो फिर क्या होता है, उसमें एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग होती है, देन टेस्ट और भी कुछ टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, इंटरव्यू होता है। इसके बाद जो है उसको, तो ये जो प्रोसेस है स्क्रीनिंग की और अपने टेस्ट कंडक्ट करने की, ये सारी जो प्रोसीजर है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती सिलेक्शन। इसमें उसका अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता है कि भाई पर्टिकुलर, उसको प्लेसमेंट कहते हैं, जो हम और आगे पढ़ेंगे। लेकिन सिलेक्शन में क्या है कि भाई 100 ही एप्लीकेंट्स को ना हम इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकते हैं। तो जो बेस्ट एम्प्लॉयज़ जो लगता है टीम को कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो 100 में से कोई, अगर हमें 2 की पोस्ट पे अपॉइंट करना है, तो 10 से 15 बंदों का वो सिलेक्शन करते हैं कि हाँ इन जो भी पर्टिकुलर एप्लीकेंट्स हैं, तो इनमें वो जो स्किल्स चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए, वो शायद इनमें इनके द्वारा फुलफिल हो सकती है, तो हम इनको आगे कॉल कर सकते हैं फॉर द इंटरव्यू, टेस्ट और अदर प्रोसेसेस के लिए। सो इन्हीं एप्लीकेशंस का एप्रोप्रिएट एप्लीकेशंस का सिलेक्शन क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिलेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो केस क्या है? इट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ मैचिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स, जो अभी हम बात कर चुके हैं, विद द स्किल एंड क्वालिफाइड पीपल्स। सो यहाँ पे भी हम डेली ऑर्डर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, कि सिलेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू क्लास, है ना, जो हमने पहले बात की कि वो इन क्लासेस में, कि भैया जो एप्लीकेंट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशनल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, उन एप्लीकेशंस को अलग वाली सिलेक्ट वाले क्लास में डिवाइड करना, और जो नहीं कर रहे हैं या जो हमें अप्रोप्रिएट नहीं लग रहे हैं उनको रिजेक्ट कर देना, ये कहलाता है सिलेक्शन। दोज हु विल ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड दोज विल नॉट। ओके फ्रेंड्स, चलिए, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। फ्रेंड्स, ये वाला जो स्लाइड है वो ये समझ लीजिए किसी जैसे रिक्रूटमेंट एजेंसी को, कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस रिक्रूटमेंट एजेंसीज को वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट दे देती कि हमें इन पर्सनस की नीड है, तो आप रिक्रूट करिए, एप्लीकेशंस बुलाइए, तो ये उसके लिए है। सो सिंपल है, टेकिंग रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द क्लाइंट, तो क्लाइंट उनको जो एजेंसी के उस पर हम पढ़ते हैं कि समझते हैं हम ही एजेंसी हैं, तो क्या करते हैं, तो रिक्वायरमेंट लेते हैं। देन सर्चिंग सीवी, हमारे पास जो सीवीज़ हैं उसको सर्च करना, उसके बाद इंटरनल स्क्रीनिंग करना वहाँ पे, और शॉर्ट लिस्टिंग करना उसकी भी,
है ना, जो हम बात कर ही चुके हैं। उसके बाद सेंडिंग सिलेक्टेड सीवीज टू द क्लाइंट, तो फिर जो वो सिलेक्ट करते हैं सीवीज, वही जो हम सिलेक्शन की बात कर चुके हैं कि उनको जो अप्रोप्रिएट लगता है, जो राइट लगता है, वो क्लाइंट को भेजना। देन शेड्यूलिंग कैंडिडेट इंटरव्यू विद द क्लाइंट, फिर क्लाइंट का इंटरव्यू उसके साथ कैंडिडेट के साथ में फिक्स कराना। फिर टेकिंग फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट, फिर क्लाइंट को कौन से बंदे ठीक लगे हैं, नहीं लगे हैं, या उसको कुछ और रिक्वायरमेंट्स चाहिए हैं, इस तरह से फीडबैक उनसे लेना क्लाइंट से। देन नेगोशिएशंस करना सैलरी वगैरह पे, रेम्यूनरेशन कॉम्पेंसेशन की बात करना ये। देन ज्वाइनिंग फॉलोअप्स विद द कैंडिडेट, फिर ज्वाइनिंग जिस कैंडिडेट को देना है तो उसको कैंडिडेट को फॉलोअप करना उसके लिए। और देन को क्लोजिंग, फिर उस पोजीशन को क्लोज कर देना। जैसे कि हम कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें कि भैया फाइनल अगर मिल गया है तो उसको फिर उस पोजीशन को क्लोज कर देना। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। सो अब हम जो पढ़ने वाले हैं ये पॉइंट्स जो हैं फ्रेंड्स दो तरह से यूज़ किए जाते हैं। एक तो है कि आप रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में जो डिफरेंस होता है ये भी डिस्टिंग्विश करते हैं ये वाले पॉइंट्स, और रिक्रूटमेंट को और भी कह सकते हैं कि एक्सप्लोरेटिव वे में, मतलब उसका हर छोटा छोटा पॉइंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है, जिससे कि रिक्रूटमेंट को और अच्छे से समझने में, हर उसकी टर्म्स अच्छे से समझने में हेल्प करती है। सो फ्रेंड्स ये वाली स्लाइड आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें और इसको बार बार पढ़ें क्योंकि इन्हीं टर्म्स पे से ही क्वेश्चंस अराइज होते हैं नेट में। सो फर्स्ट है इट इज़ एन एस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एप्लीकेंट्स। तो रिक्रूटमेंट में हम बात कर ही चुके हैं कि ये क्या होता है, ये कॉन्टैक्ट करता है एम्प्लॉयर और एप्लीकेंट्स के बीच में। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एनकरेज लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर जॉब, जो हम पहले बात कर ही चुके हैं कि भैया भले दो पोस्ट हैं लेकिन हर एम्प्लॉयर चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस आएँ जिससे कि वो बेस्ट टू बेस्ट पर्सन को हायर कर सके। देन इट इज़ अ पॉजिटिव अप्रोच रिक्रूटमेंट। फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, रिक्रूटमेंट जो है वो पॉजिटिव अप्रोच है। क्यों? क्योंकि अगर दो पोस्ट के लिए भी 100 एप्लीकेशंस आती हैं, 1000 एप्लीकेशंस आती हैं, 500 एप्लीकेशन, कितना भी नंबर मान ले, तो वो सभी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसमें रिजेक्ट करने का कोई भी वो नहीं होता। रिजेक्शन कहाँ से? रिजेक्शन सिलेक्शन में होता है ना। इसलिए जब सभी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये पॉजिटिव अप्रोच कहलाती है। देन the basic purpose of the recruitment is to create a talent pool of candidate to enable the selection of best candidate for the organization। तो वही फिर से बात आ गई कि क्यों रिक्रूटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक बड़ा सा टैलेंट पूल मीन्स बहुत ज़्यादा क्राउड इकट्ठा करना, कि मतलब वही एप्लीकेशन हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जब एप्लीकेशंस आती हैं कि दो पोस्ट है तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसके पास 100, 200, 500 एप्लीकेशंस आए जिससे कि वो बेस्ट टू बेस्ट बंदे को हायर कर सके फॉर द अप्रोप्रिएट फॉर द रिक्वायर्ड पोस्ट। देन फिफ्थ पे है रिक्वायरमेंट टेक्निक इन्वॉल्व्स एडवर्टाइजिंग थ्रू वेरियस मोड्स विच आर नॉट वेरी इंटेंसिव रिक्वायरिंग हाई स्किल। तो वही हमने बात की कि जो रिक्रूटमेंट टेक्निक जो होती है उसमें कैसी इस तरह के एडवर्टाइजिंग्स होते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिव नहीं होती, बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं डिस्क्रिप्ट करके नहीं बताया होता है कि हमें क्या क्या, या मतलब स्पेसिफाइड नहीं बताया जाता है कि हमें क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए हैं। उसमें जब रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज तो सिंपल ही आता है कि भैया कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है, कंप्यूटर उसने ये डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, उसको मिनिमम इतने ईयर्स का क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरह से एडवर्टाइज किया जाता है तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाती हैं, है ना। इसमें स्पेसिफाइड नहीं किया जाता कि भैया हमें किस तरह का, वो सब जो है वो सिलेक्शन में बताया जाता है, इंटरव्यू में बात की जाती है इन सब चीज़ों की। तो क्या होता है कि इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिव प्रोसेस नहीं है ना, कि और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा हाई स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। एडवर्टीजमेंट करना एक सिंपल सा काम है ना, जो सिंपल एक्सपीरियंस बंदा कर सकता है। देन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग इट इज़ आउट पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज द एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई। तो वही बाद में कि भाई रिक्रूटमेंट जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो एक तो सर्च करती कि कहाँ से किस तरह से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हम एनकरेज कर सकते हैं कि वो
हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करें। देन फ्रेंड्स बात करते हैं सिलेक्शन की। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो अभी हमने बात की तो ये उसकी थोड़ा सा ऑपोजिट नहीं है, इसका अपना इंटीग्रेटेड मीनिंग होता है सिलेक्शन प्रोसेस का, तो हम इसकी भी बात कर लेते हैं। लेकिन ये इसको आप इन दोनों स्लाइड्स को रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के डिफरेंस के बेस पे भी ले सकते हैं, है ना। तो चलिए बात करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पिकिंग अप मोर कॉम्पिटेंट एंड सुटेबल एम्प्लॉयज़। तो ये कैसी प्रोसेस है, मान लीजिए 2 पोस्ट के लिए 100 एप्लीकेशंस हमारे पास आई है, तो उसमें क्या किया जाता है, स्क्रीनिंग की जाती है कि उसमें से मोस्ट या मोर कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ की जो भी एप्लीकेशन होती हैं वो सेलेक्ट कर ली जाती हैं और बाकी रिजेक्ट कर ली जाती हैं। सो सेकेंड वन इज इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू फाइंड आउट सुटेबल कैंडिडेट्स एंड रिजेक्ट अनसुटेबल वंस। तो इसका वही ऑब्जेक्टिव हम जो बार बार बात कर चुके हैं सिलेक्शन की, कि इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि भैया 100 एप्लीकेशंस अगर हमारे पास हैं तो 100 को तो हम सेलेक्ट नहीं कर लेंगे, 100 को तो नहीं हम टेस्ट्स के लिए या फिर सिलेक्शन टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे, इससे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम बेस्ट सुटेबल पर्सन्स के एप्लीकेशंस जो हैं वो सेलेक्ट कर लेते हैं और बाकी की रिजेक्ट कर दी जाती है जो कि अनफिट होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो थर्ड, इट इज़ अ नेगेटिव अप्रोच। जैसा कि हमने पहले बात किया, रिक्रूटमेंट में सारी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर ली जाती हैं, तो वो पॉजिटिव अप्रोच हुई। अब इसमें क्या होता है कि कुछ जो एप्लीकेशन जो अनफिट होती हैं, जो एप्लीकेशन अनफिट होती है हमारे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो फिर ये क्या हुई, ये नेगेटिव अप्रोच कहलाती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव अप्रोच और सिलेक्शन इज अ नेगेटिव अप्रोच। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। देन फोर्थ इज द बेसिक पर्पज ऑफ सिलेक्शन इज टू चूज द बेस्ट कैंडिडेट हु फिट्स वेल इन वैकेंसी क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिक पर्पस जो, वही हम बार बार बात कर रहे हैं कि बेसिक पर्पस जो है वो सिलेक्शन का क्या होता है कि चूज द बेस्ट कैंडिडेट्स हु फिट्स वेल इन द वैकेंसी ऑफ द वैकेंसी क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। देन नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन टेक्निक इन्वॉल्व्स वेरियस रिटन टेस्ट। तो सिलेक्शन जैसे रिक्रूटमेंट में क्या था कि वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह करने की प्रोसेस आती थी, और सिलेक्शन टेक्निक में क्या होता है, इसमें रिटन टेस्ट होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, और वो जो होते हैं वो इंटेंसिव होते हैं। इसमें क्या होता है, पता लगाया जाता है एप्लीकेंट के जो भी वो कह सकते हैं जो भी उसकी स्किल्स होती है और जो हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के बारे में कुछ ऐसे मेजर्स एस्टेब्लिश करके उसके बारे में पता लगाया जाता है कि उसमें कितनी स्पेशलाइज्ड जो स्किल्स हमें चाहिए वो हैं या नहीं हैं, है ना। और ये थोड़ा एक ये भी आप इसको भी ध्यान रख लीजिए कि सिलेक्शन जो है वो इंटेंसिव होती है, जबकि रिक्रूटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव प्रोसेस नहीं है और सिलेक्शन जो है वो इंटेंसिव प्रोसेस है। देन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैचिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट्स विद द जॉब रिक्वायरमेंट। और सिंपली कि ये जो है वो मैचिंग प्रोसेस है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो जॉब रिक्वायरमेंट है उसमें एप्लीकेंट्स का कितना क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है, ये सिंपल एक प्रोसेस है। देन सोर्स ऑफ मैन पावर, अब ये रिक्रूटमेंट का पॉइंट है फ्रेंड्स कि सोर्स ऑफ मैन पावर सप्लाई क्या क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ मैन पावर सप्लाई, ये सप्लाई यहाँ पर बाय मिस्टेक प्लानिंग लिखा गया था तो मैंने उसको कट कर दिया है, उसको आप सप्लाई पढ़िएगा। क्या क्या होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस, क्या क्या होते हैं जहाँ से एप्लीकेशंस को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशंस बुला सकते हैं। तो एडवर्टीजमेंट होता है फ्रेंड्स, जिसमें कि हम न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करके, सोशल साइट्स पर एडवर्टीजमेंट करके, और फिर कई सारी वेबसाइट naukri.com इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं उस पर एडवर्टीजमेंट करके हम एप्लीकेशन को बुला सकते हैं। फिर होता है एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, कई सारे लोग इस काम को करते हैं, तो उन एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज को हायर करके हम एप्लीकेशंस को बुलवा सकते हैं, है ना। उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस कर सकते हैं, इट मीन्स। देन ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट, तो क्या होता है फ्रेंड्स की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कैंपस में, कॉलेजेस में जाकर एक प्लेसमेंट एक वो बनाती हैं, कह सकते हैं प्लेसमेंट कैंप चलाती हैं,
तो उसमें कई सारे बंदों का रिक्रूटमेंट किया जाता है कि मतलब उनको इस तरह से अपॉइंट करके रख लिया जाता है कि आपको नेक्स्ट राउंड में सिलेक्शन राउंड के लिए आपको कॉल किया जाएगा। तो ये होता है ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट। फिर होता है डेपुटेशन। डेपुटेशन मीन्स फ्रेंड्स की दूसरे ऑर्गेनाइजेशन कई बार अपने यहाँ से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन अपने अच्छे जो बंदे होते हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भेज देते हैं कि ये आपका काम किसी स्पेशल टास्क में को परफॉर्म अच्छे से कर देंगे, इसको कहते हैं डेपुटेशन। देन होता है थ्रू वॉक इन्स। तो पेपर, न्यूज़पेपर, टीवी का सब जगह एडवर्टीज देकर रख के एक दिन, पर्टिकुलर दिन जो है वो फिक्स कर दिया जाता है और उसमें बता दिया जाता है कि हमको इस, जैसे कि वही हम कंप्यूटर ऑपरेटर की बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब में इस क्वालिफिकेशन के बंदे की, इस स्पेसिफिक स्किल के बंदे की नीड है या बंदी की नीड है। आप उसको वही समझिएगा, दोनों में लीजिएगा, मुझे कोई वो नहीं है कि बॉय या गर्ल के बारे में बोल रही हूँ। सो हमें इस तरह की क्वालिफिकेशन पर्सनल की नीड है और इस तरह की क्वालिफाइड और इस तरह के स्किल्ड पर्सनल की नीड है और इसके लिए हमने वॉक इन रखा है। पहले से इसमें एप्लीकेशंस नहीं भेजी जाती, इसमें जो एप्लीकेंट होता है वो खुद ही अपना CV और एप्लीकेशन जो भी है वो और सारे टेस्टोमिनियल साथ में लेकर आता है। तो कि इस प्लेस पे इस टाइम पे वॉक इन है। तो जिस तरह से मतलब जो उनके नंबर्स होते हैं, इट मीन्स कि जो पहले आएगा वो पहले इंटरव्यू देने जाता है, जो बाद में आएगा वो बाद में इंटरव्यू देने आता है, इसे कहते हैं वॉक इन। तो वॉक इन के थ्रू भी रिक्रूटमेंट किया जाता है। देन आता है इंटरनल रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट सोर्सेज में है फ्रेंड्स, एक तो फॉर्मर एम्प्लॉयज़ कि जो पहले या तो रिटायर्ड हो गए या किसी कारणवश उन्होंने VRS ले लिया है या छोड़ दिया है और फिर किसी स्पेशल टास्क के लिए जब वो अपनी कह सकते हैं कि अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि हम ये काम कर सकते हैं, तो वो ऑलरेडी पहले भी किए हुए होते हैं, तो एक बार उनको भी एक बार सिलेक्शन के लिए रखा जा सकता है, ले लिया करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड है एम्प्लॉय रिकमेंडेशन। तो एम्प्लॉय जो हैं वो सीनियर एम्प्लॉय खुद रिकमेंड कर देते हैं अपने जूनियर्स को, क्योंकि वो उनको अच्छे से सुपरवाइज कर रहे होते हैं और उनको लगता है कि हाँ ये पर्टिकुलर जॉब के लिए मोस्ट कॉम्पिटेंट है, तो वो फिर उन्हीं को खुद रिकमेंड कर देते हैं कि आप इनको इस जो भी जॉब है उसके लिए आप कर सकते हैं, या फिर ट्रांसफ़र या फिर प्रमोशन के द्वारा भी इंटरनल रिक्रूटमेंट हो जाता है। फ्रेंड्स ये जितनी भी टर्म्स हैं, टर्म्स को ज़रूर याद रखिएगा। रिक्रूटमेंट की टर्म्स, इंटरनल टर्म्स कौन सी हैं और एक्सटर्नल टर्म्स कौन सी हैं। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, 3 दे देते हैं कि ये एक्सटर्नल सोर्सेज है, 4th कोई और दे देगा, फिर बताएंगे इसमें से कौन सी नहीं है। और आप जानती हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें पिक करना होता है, तो इसीलिए टर्म्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट स्क्रूटनी ऑफ जॉब एप्लीकेशन। तो वही कि जॉब एप्लीकेशन की छटनी करना कहते हैं बेसिकली इसको, कि छटनी करना कि कौन सी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है। तो जो फुलफ़िल कर रही है उनको सेलेक्ट कर लेना और जो नहीं कर रही है उनको रिजेक्ट कर देना। देन है सिलेक्शन टेस्ट। तो सिलेक्शन टेस्ट क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये जो है सिलेक्शन टेस्ट इसलिए किए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं फ्रेंड्स, कि इसमें जो एप्लीकेंट है उसकी एप्टीट्यूड को, पर्सनालिटी को और उसके इंटरेस्ट आदि को अच्छे से जांचा परखा जा सके, है ना। तो जो एप्लीकेशंस में नहीं बताया जाता है ना, इसको कहते हैं टेस्ट। तो ये टेस्ट क्या करते हैं, ये टेस्ट वहीं से फर्स्ट में ही हेल्प करते हैं रिजेक्ट करने के लिए। जो अनफिट है, जिसका एप्टीट्यूड, जिसका पर्सनालिटी ट्राइट हमारे उसमें ऑर्गेनाइजेशन में या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में फिट नहीं होता है, तो उसको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए ये टेस्ट भी नीडेड होते हैं। तो अ टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर सेलेक्टेड फिजिकल, साइकोलॉजिकल और मेंटल फैक्टर्स।
it is very important to use the instrument which is valid and reliable to get the desirable result। तो टेस्ट अभी जैसे हमने बात की कि क्या होता है कि एप्लीकेंट के भाई एप्लीकेंट अपनी उसमें तो नहीं लिखेगा, कैसे बता पाएगा कि उसकी जो है फिजिकल या साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ कैसी है, बहुत फिट है नहीं है, उसकी बात करने का तरीका क्या है, वो तो उसमें नहीं पता चलता है। तो इस टेस्ट में ये टेस्ट इसीलिए कंडक्ट किए जाते हैं कि इसकी जो एप्लीकेंट है उसके फिजिकल साइकोलॉजिकल मेंटल जो स्टैंडर्ड जो उसमें चाहिए होते हैं कि भाई स्ट्रेस लेवल को वो कितना मतलब किस तरह से उसको झेलता है, फिर किस तरह से अपने टास्क को परफॉर्म करता है, अगर स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है घट जाता है तो एकदम से वो बेफिक्र तो नहीं हो जाता। इस तरह से टेस्ट में उसको मेज़र किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रेंड्स। देन वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट रेफर्स टू द कंटेंट ऑफ मेजरमेंट दैट इज इट इज़ मेजरिंग द रेलिवेंट क्वालिटीज़ ऑफ द कैंडिडेट। तो कई बार होता है कि भाई पोस्ट ग्रेजुएट तो सभी बहुत सारे जितनी एप्लीकेशंस आएंगी सब पोस्ट ग्रेजुएट होंगी, एक्सपीरियंस भी हो सकता है 10 साल का मांगा है तो 10 साल का हो, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंटल बिहेवियर में उसका जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरह के बिहेवियर की रिक्वायरमेंट होती है एम्प्लॉयर को, उस वो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर रहा है नहीं कर रहा है बंदा, ये एप्लीकेशन से नहीं पता चलती। ये वो जब पर्सनल उससे सिलेक्शन जो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं उन्हीं से उनको पता चल पाता है। तो वो इसलिए भी ये टेस्ट नीडेड हो जाते हैं। फिर ये क्या सब एक स्टैंडर्ड इसमें जो टेस्ट जो होते हैं कंडक्ट किए जाते हैं उसमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है ताकि सभी जितने भी एप्लीकेंट्स हैं सभी को वो सेम ही टेस्ट दिए जाते हैं ताकि उसमें टेस्ट में एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, अलग अलग नहीं। फिर उसमें से जो एम्प्लॉयर को बेस्ट लगता है जो या फिर जो भी HR मैनेजर को बेस्ट लगता है वो अपने हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट के हिसाब से उस एप्रोप्रिएट या बेस्ट टू बेस्ट एफिशिएंट वर्कर को वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? तो ये होते हैं 5 तरह के। फर्स्ट है अचीवमेंट टेस्ट। तो अचीवमेंट टेस्ट में क्या होता है, इट इज़ बेसिकली अ मेजर टू नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट अबाउट द एरिया ऑफ विच ही क्लेम्स टू बी क्वालिफाइड। तो ये जो है मान लीजिए बंदे ने कह दिया मैंने MBA किया है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, लेकिन मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की केवल डिग्री ले लेना ही एक वो नहीं है, रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है। जो HR मैनेजर्स होते हैं या जो रिक्रूटर्स जो सेलेक्टर्स होते हैं वो देखते हैं कि इसने इसमें अपनी क्लेम तो कर दिया है कि हमने ये किया है, लेकिन इसका नॉलेज लेवल कितना है, उसको कितना नॉलेज है अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस या एग्जीक्यूशन ऑफ पर्टिकुलर टास्क या पर्टिकुलर जॉब, वो इस अचीवमेंट टेस्ट में मेजर किया जाता है। दैट देन आता है इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इंटेलिजेंस टेस्ट फ्रेंड्स नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या जो बंदा है जो एप्लीकेंट है उसके इंटेलिजेंस IQ लेवल का टेस्ट किया जाता है कि इसका IQ लेवल कितना है और इसकी वर्बल कॉम्प्रहेंशन कितना है ना। उसके अलावा कि वो जो क्वेश्चंस जो जनरल क्वेश्चंस उसके सामने अराइज होते हैं वो उसको किस तरह से उनको आंसर करता है, उसको किस तरह से उनको आंसर करता है, कितने अच्छे तरह से करता है। कई लोग जैसे कि हमें एक पेन भी बेचना है तो कई लोग सिंपली आपको बताएंगे कि ये पेन है ये 2 रुपये का है, फिर कुछ एक आएगा तो वो बताएगा सर ये केवल 2 रुपये में 100 मीटर चलना है, इसकी इंक जो है वो 100 मीटर तक चलेगी, फिर ये 2 रुपये में इसकी ग्रिप बहुत अच्छी। इस तरह से कि वो जो टास्क है उसको कितने अच्छे से उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकता है, ये उसका IQ लेवल उसमें मेज़र किया जाता है। इसके अलावा उसकी वर्ड फ्लुएंसी कितनी है, मेमोरी लेवल कितना है, इंडक्टिव रीजनिंग कितनी है, नंबर फैसिलिटी कितनी है, स्पीड ऑफ परसेप्शन किसी भी चीज़ को समझने का कि स्पीड कितनी है, उसको देखने सुनने समझने का कितनी जल्दी वो किसी की भी चीज़ को ग्रैब कर लेता है, ये समझने की स्पेशल इसके ये सारे क्वेश्चंस उससे यूजुअली पूछे जाते हैं ताकि उसकी जो हाइट है IQ लेवल की जो IQ लेवल जो है वो पता चल जाए। और क्योंकि कहा जाता है कि जिसका IQ लेवल जितना ज़्यादा अच्छा होता है फ्रेंड्स वो उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से पर्टिकुलर जो भी जॉब होती है उस जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर पाता है।
ठीक है। देन है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोजेक्टिव टेस्ट, है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, ये प्रोजेक्टिव टेस्ट भी कहलाता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट करता है किसको, कैंडिडेट की पर्सनालिटी को, इसलिए इसको प्रोजेक्टिव टेस्ट भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेनली दो तरह के होते हैं, एक है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट और सेकंड वन इज थीमेटिक इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट पोटेंशियल। सो फ्रेंड्स ये मोस्ट वाइडली पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं हमारी कंट्री में। ज़्यादातर यही टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं कि बंदे की पर्सनालिटी कैसी है, और वही सब जो हम बात कर रहे हैं कि वो उसका एप्टीट्यूड क्या है वो इस बारे में, या उसके मतलब जो पर्सनालिटी लेवल के जो उसके लक्षण हैं, और फिर उसके इंटरपर्सनल जो कॉम्पिटेंसीज कैसी हैं, डोमिनेंस ऑफ सबमिशन कैसा है, एक्सट्रोवर्जन है या इंट्रोवर्ट है पर्सन, ये देखने के लिए किए जाते हैं, है ना। उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, लीडरशिप कैसी है उसकी, वो कितना अच्छा लीडर बन सकता है या नहीं बन सकता है। इसके अलावा पेशेंस उसका लेवल, भाई स्ट्रेस के टाइम पे उसका पेशेंस लेवल कैसा है, पेशेंस वो कितना रख पाता है, नहीं रख पाता है, उसमें क्या है, वो कितना वो एम्बिशियस है, कितना वो महत्वाकांक्षी है, ये इस टेस्ट में जांचा जाता है। देन है एप्टीट्यूड टेस्ट। तो नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स कि इट इज़ बेसिकली कंडक्टेड टू मेजर द पोटेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैंडिडेट टू डू पर्टिकुलर टास्क इन अ कॉन्क्लूसिव एनवायरनमेंट। तो एक पर्टिकुलर एक कह सकते हैं कॉन्क्लूसिव एनवायरनमेंट मीन्स एक निर्णयात्मक, भाई कैसे इसको इंसिडेंशियल भी कर सकते हैं कि कोई अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसमें वो कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, उसकी पोटेंशियलिटी को टेस्ट किया जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट में कि बेस्ट ऑफ बेस्ट कितना अच्छे से वो परफॉर्म कर सकता है, कितना अच्छा आउटपुट हमें दे सकता है, इस चीज़ को एप्टीट्यूड टेस्ट में मेज़र किया जाता है। तो इससे क्या होता है, द एम्प्लॉयर कैन ईजिली कम टू नो अबाउट द एबिलिटीज़ ऑफ मैनुअल डेक्सटरिटी एंड स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट्स इन कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर जॉब, है ना। किसी भी पर्टिकुलर जॉब को वो अगर कोई ऐसा स्पेशल कोई ऐसी टास्क उसको मिल जाए तो वो कैसा उसमें परफॉर्म करेगा, कैसे डिसीजन लेगा, इस तरह की चीज़ें कैसे परफॉर्म करेगा, तो ये जो कहलाता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है, जिससे कि एम्प्लॉयर इजीली उसकी स्किल्स और उसके मैनुअल विशेषताओं को जान पाते हैं कि वो उस जॉब को कितने अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। देन लास्ट है इंटरेस्ट टेस्ट। तो इंटरेस्ट टेस्ट में क्या होता है, सिर्फ ये पता किया जाता है उसका माइंड सेट, एप्लीकेंट का माइंड सेट पता किया जाता है कि उसका जो इंटरेस्ट है वो किस एरिया में है, क्योंकि जिस एरिया में उसका इंटरेस्ट होगा उसी से रिलेटेड अगर उसको वर्क दिया जाएगा तो वो उसको बेटर परफॉर्म करेगा, रादर देन कि जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है और उससे रिलेटेड कोई वर्क उसको दे दिया गया तो उसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस हो सकता है ज़ीरो हो जाए। सो फ्रेंड्स दिस आर द टेस्ट के नाम भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और एक जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है विद एग्जांपल्स, तो आप इसको भी छोटा छोटा सा अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज होते हैं, और यहाँ पर हम केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही और इम्पॉर्टेंट टर्म्स ही कवर कर रहे हैं। जो जिन चीज़ों का इम्पोर्टेंस नहीं है, बहुत बड़ी रामायण होती है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में, वो मैं सब नहीं करा रही हूँ, आपको केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही करा रही हूँ कवर, और वो भी ब्रीफ में कि जो जो टर्म्स आ सकती हैं बस वही, है ना। तो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स इंटरव्यू की। तो सबसे पहले इंटरव्यू में आता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, एक तो इंटरव्यू क्या होता है, इसमें एम्प्लॉयर और या फिर कह सकते हैं रिक्रूटर्स या फिर कह सकते हैं मैनेजर्स, जो भी इंटरव्यूअर होते हैं वो और एप्लीकेंट दोनों फेस टू फेस एक तो बात करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सामने बंदे का बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, आपके क्वेश्चंस के आंसर देने का तरीका, इन सब चीज़ों को इंटरव्यूअर जो है वो जज कर रहा होता है कि मतलब उसको जो अप्रोप्रिएट कह सकते हैं, उसको जो पर्टिकुलर उसमें स्पेशलिटीज़ चाहिए वो है या नहीं है, और वो किस तरह से किस क्वेश्चन को हैंडल कर रहा है, इन सारे तरीकों को वो जज कर रहे होते हैं इंटरव्यू में। सो फर्स्ट है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू इज़ कंडक्टेड टू जस्ट नो द सुपरफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द candidate and come to
द कंक्लूजन वेदर इट विल बी वर्थ टू नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट और नॉट। तो वही हमने जो बात की कि बहुत सिंपल उसकी उठने बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, उसकी टास्क हैंडलिंग के तरीके को देखा जाता है और फिर ये देखा जाता है कि इससे आगे इसके बारे में जानकारी लेने का कोई वर्थ है, कोई वैल्यू है भी कि नहीं है, या हम इससे बारे में जानकारी लेके अपना टाइम वेस्ट करेंगे। बस ये एक सिंपल प्रिलिमिनरी इंटरव्यू यही होता है। देन होता है स्ट्रेस इंटरव्यू, नाम से पता चल रहा है। स्ट्रेस इंटरव्यू का ये होता है कि अगर ऐसी कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाए कि उस पर्टिकुलर को टास्क को करने में मतलब अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो जो एप्लीकेंट है वो उसको किस तरह से परफॉर्म करेगा, उसका पैशंस लेवल इसमें परखा जाता है और उसके जो स्ट्रेस लेवल के टाइम पे वो पेशेंस रख पाता है नहीं रख पाता है, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है, किस तरह से उसको परफॉर्म करता है टास्क को, ये जो है वो इसका मेज़र किया जाता है स्ट्रेस इंटरव्यू में। देन होता है इट मीन्स कि किसी हार्ड सिचुएशन में जो एप्लीकेंट है वो काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ऐसा तो नहीं कहीं हार्ड सिचुएशन हो तो छोड़ के भाग जाए तो और ऑर्गेनाइजेशन को डबल ट्रिपल लॉस में जाना पड़े। देन है पेटेंट इंटरव्यू। तो पेटेंट इंटरव्यू क्या होता है फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर्ड होता है सभी के लिए। क्या होता है इस तरह के इंटरव्यू में कि इंटरव्यूअर जो भी है 10-20 ऐसे क्वेश्चंस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एक रेडी कर लेते हैं और सभी से सेम क्वेश्चंस वो पूछते हैं। उसमें सामने वाला बंदा क्या क्या आंसर देता है अलग अलग, सभी एक जैसे तो देंगे नहीं, सबके अलग अलग होंगे, तो उस पर मेज़र की जाती है उसकी क्वालिटीज़ कि ये हमारे लायक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं है। देन लास्ट वन इज़ डेप्थ इंटरव्यू। तो ये जो है वो डेप्थ इंटरव्यू होता है, ये नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू भी कहलाता है क्योंकि इसमें क्या होता है जो इंटरव्यूअर है वो इनफॉर्मल हो जाता है, बहुत अच्छे से एक फैमिलियर टाइप का बिहेव करता है एप्लीकेंट से, ताकि जो एप्लीकेंट है वो मतलब उसकी घबराहट हेजिटेशन वगैरह छोड़कर या वो छोड़ दे या वो एक सिंपल सिचुएशन में वो किस तरह से बिहेव करेगा, किस तरह से अपने काम को एग्जीक्यूट करेगा, इसको वो बता सके। और एक एप्लीकेंट को यहाँ पे स्पेस भी मिलती है, एक अच्छा स्पेस मिल जाता है और फ्रीडम मिलती है कि अपनी क्वालिटीज़ को वो एक्सप्रेस कर सके और अपनी स्किल्स को वो एक्सप्रेस कर सके। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर जो कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का कंप्लीट NTA नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी टॉपिक्स थे आ सकते थे इस वाले पोर्शन से, वो मैंने आज पूरे आपको कंप्लीट करा दिए हैं। और फ्रेंड्स मैं ट्राई करती हूँ आपको इजी एक्सप्लेनेशन देने का और इसको रिलेट करने का, हमारी लाइफ से रिलेट करने का, जो हम करंटली लाइफ जी रहे हैं इससे रिलेट करने का, ताकि आप लोग बहुत ही ईजी वे में उस चीज़ को समझ सकें। और फ्रेंड्स जितनी भी टर्म्स, जितनी भी कॉम्प्लेक्स टर्म्स होती हैं या जितने भी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स आते हैं, मैं उनको भी इजी वे में आपको समझाने का ट्राई करती हूँ ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें और जब वो क्वेश्चन अगर उस पर राइज हो एग्ज़ाम में तो आप उसको जल्दी से उसका आंसर कर सकें, अच्छे से दे सकें और राइट आंसर उसमें टिक कर सकें। तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे एंड होता है। अब नेक्स्ट वाले टॉपिक में मैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स आगे के भी वीडियोज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा और अब नेक्स्ट वीडियो भी जो मैं अपलोड करूँगी, और आपको अगर अच्छा लगा मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा है, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक